पूर्वांचल का गणित जो है यहाँ पे समझाएंगे। बढ़ते हैं पूर्वांचल के गणित में। पूर्वांचल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग जो टोटल है 120 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस 120 विधानसभा क्षेत्र को मैं डिकोड करना चाहता हूं। इस 120 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर आप समझेंगे कि मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस और जौनपुर में इसकी थोड़ी बहुत फर्क रहती थी। मुख्तार के पूरे कुनबे का दबदबा इन जिलों के अंदर रहता था। मऊ, गाजीपुर, बनारस, इन सब जिलों के अंदर उसका पहले दबदबा हुआ करता था। ये कौमी एकता दल के नाम से सियासत दल इसने बनाया था। सपा बसपा में रहा हुआ है मुख्तार। 5 बार का ये गैंगस्टर विधायक बन चुका है। उसके बाद राजनीतिक दलों से ये कई लोग इसको टिकट देते थे। अगर ये टिकट नहीं लड़ता था तो गाजीपुर और मऊ के इलाके में इसी का बैग उम्मीदवार लड़ता था टिकट। और ये जाना जाता था कि इसके अगेंस्ट अगर कोई भी चुनाव मैदान में आता था तो उसको डराता धमकाता था। कृष्णा राय हत्याकांड यही हुआ था 2002 के अंदर। कृष्णानंद राय ने इसी के एक रिलेटिव को चुनाव मैदान में हराया था। उसके बाद 2005 के अंदर उसकी हत्या कर दी गई थी। आज मैं आपको ये सब डिटेल समझाऊंगा, बताऊंगा कि कितनी इसको चुनावी सीटों पे फायदा सपा बसपा को हो सकता है, नुकसान। पर अभी तक आज पूरे दिन इस पे किस तरीके से तुष्टीकरण वाली राजनीति हुई, देखिए 24 की सरकार की ये रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी कल सुपुर्दे खाक हो जाएगा। गाजीपुर के कब्रिस्तान में इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। फिलहाल उसकी डेड बॉडी एम्बुलेंस के जरिए गाजीपुर ले जाई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार का शव उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन पुलिस का बड़ा अमला उसके साथ सुरक्षा में। पूरा जिला प्रशासन चौकसी बरते हुए है। रात से ही हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और इस संबंध में क्योंकि परिवार से भी लगातार संपर्क में हैं और अभी तक परिवार भी पूरा सहयोग कर रहा है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से साफ हो गया है कि माफिया की मौत हार्ट अटैक से ही हुई, लेकिन उसके परिजन बार बार जहर दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है। पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात को कहते हैं कि हमें जहर दिया जा रहा है। खाने में जहर देने का आरोप 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने खुद भी लगाया था और एक चिट्ठी लिखकर कोर्ट में शिकायत की थी। 26 मार्च को मुख्तार की तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और 14 घंटे इलाज के बाद उसे फिर से जेल में शिफ्ट किया गया। 28 मार्च को ही उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से ही परिजन तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। मुख्तार के बेटे की जांच वाली मांग पर ही सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। बांदा सीजेएम को जांच अधिकारी बनाया गया है और 1 महीने में उन्हें रिपोर्ट देनी होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि माफिया की मौत पर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। इसका जवाब पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने दिया। उसको छटपटाहट इस बात की थी और माहौल बनाना शुरू किया कि मुझको जहर दिया जा रहा, मुझको ये फैसिलिटीज मेडिकल नहीं दी जा रही है, और इस माहौल बनाने के चक्कर में था कि हम इसके माध्यम से कोर्ट से एक आदेश करा लेंगे कि हमको उत्तर प्रदेश से बाहर किसी जेल में, अदर स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां से हम आराम से फिर पहले वाली जिंदगी जिए। पूर्वांचल से लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में मुख्तार बड़ा माफिया था। करीब 36 साल तक उसकी माफियागिरी ऐसे ही चलती रही। अप्रैल 2021 में उसे यूपी की जेल लाया गया। इसी दौरान उसे 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी थी, मगर हार्ट अटैक से मौत के साथ ही यूपी में माफिया राज का एक और अध्याय खत्म हो गया। हालांकि अपराधों के मुख्तार की मौत पर सियासत में भी सवालों का बवंडर उमड़ा है। बांदा से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पूर्वांचल में इसका दबदबा कौन सी सीटों में था, कहां वो पहले चुनावी गणित को इन्फ्लुएंस करता था, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अगर आप देखेंगे कि पूरा चुनावी गणित कहां का इन्फ्लुएंस करता था दोस्तों, 28 जिलों के अंदर जो है, पूर्वांचल के 28 जिलों के अंदर उसका दबदबा था। 30 लोकसभा सीट और 166 विधानसभा सीट्स के अंदर इसका पूरा का पूरा गैंग चलता था। योगी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में पूरे गैंग को तहस नहस कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एस्टैब्लिश हो गई, पर जब प्रशासन का इसको सपोर्ट था दोस्तों, तो ये पूरे के पूरी बेल्ट जो आप देख सकते हैं, 28 जिलों की जो बेल्ट है, 30 लोकसभा सीट जो है इसमें इंपैक्ट करती थी 166 विधानसभाएं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी बात आपको समझने की जरूरत है। अब इसको मैं और आगे डिकोड करना चाहता हूं, अब आपके इलेक्शन प्रोफेसर इसको और आगे डिकोड करेगा। अब ये देखिए, लोकसभा सीट जहां मेजॉरिटी उसका दबदबा था, गाजीपुर की 2 सीट्स पे, मऊ की 1, आजमगढ़ की लोकसभा, बनारस के अंदर, मिर्जापुर के अंदर, जौनपुर के अंदर 2 सीट में। तो ओवरऑल आप देखेंगे दोस्तों, ये तब होता था जब मुख्तार को सत्ता का संरक्षण था। ये मैं 2017-14 के पहले की बात कर रहा हूं। आगे मैं बढ़ के बताना चाहता हूं कि किसके पास कितना दम था। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ओवरऑल ये फर्क है, 2014 के अंदर अगर आप देखेंगे पूर्वांचल में, ओवरऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोकसभा सीट है, 27 लोकसभा सीट जो है पूर्वांचल के अक्रॉस, 30 लोकसभा सीट पूर्वांचल में आती है। उसमें से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 27 लोकसभा सीट जीती थी। मतलब जैसे जैसे मुख्तार का दबदबा कम हुआ, गैंगस्टर राज कम हुआ, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी की वेव और स्वीप के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में 27 सीट जीती थी, पूर्वांचल की 30 में से। ये 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो ये घट के 22 हो गई, पर तब भी 22-30 में से 90% सीट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने जीती थी। और अगर मैं एनडीए के साथ जोड़ दूं तो 24 हो गई। यहां आप देखिए 30 में से 29 अपना दल एनडीए की पार्टनर थी। मतलब तो मुख्तार का पूरा दबदबा तहस नहस हो गया जब मोदी वेव आई और 29 सीट्स जो है वो एनडीए ने 2014 में जीती थी और 24 सीट एनडीए ने 2019 में जीती थी। तो मुख्तार राज का एंड हुआ, बीजेपी का यहां पे उदय हुआ, और ये पूरा लाल इलाका जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा लाल इलाका जो है ये भगवा हुआ, सैफरन हुआ। अब इसमें मुख्तार की पूरी राजनीति मुस्लिम वोट के पीछे थी। मुस्लिम वोट किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 17% आता है, और ये 17% जो मुसलमान वोट है, ये 17% मुसलमान वोट को हर पार्टी लेने की कोशिश करती थी। सपा, बसपा और कांग्रेस, ये 3 पार्टी थी जो फोकस इस 17% वोट को करती थी। इस 17% वोट को ये कैसे लेने की कोशिश करती थी, इसमें मुख्तार का क्या रोल था, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे इसमें जो 5 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। ये 5 जो जिले हैं, इन 5 जिलों के अंदर मुस्लिम बाहुल्य सीटें कही जाती है। तो वैसे तो 28 जिलों पे मुसलमान वोट का इंफ्लुएंस है उत्तर प्रदेश के अंदर, पर ये 5 जिलों में सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस है। यहाँ बलरामपुर, बहराइच में 35% से ज्यादा है। तो इससे क्या करते थे, इनको पता था कि ये 35% वोट, 20% वोट अगर इन्हें ले लिया तो इनकी जीत आसान होती थी। सपा की राजनीति की सोशल इंजीनियरिंग यही थी, बसपा की राजनीति की भी सोशल इंजीनियरिंग यही थी। इसके पीछे जाति गणित क्या थी, एक तरफ था मुस्लिम वोट को एकजुट करो। मुस्लिम वोट को एकजुट करने के बाद में जो आपको मैं बताना चाहता हूं, बड़ी बात यह है कि मुस्लिम के साथ यादव वोट इनका 30-32% होता था, पर जो स्विंग वोट है वो एससी वोट है। ये एससी वोट ज्यादा बीजेपी एनडीए की तरफ गया, तो एनडीए ने स्वीप करना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। वरना ब्राह्मण, राजपूत, राजभर, कुर्मी, मौर्य जो है कुल 30% बराबर आते थे। अगर आपने देखा, ये मुस्लिम यादव वाला इंडिया अलायंस के पास बराबर वोट था, और यहाँ पे एनडीए के पास ये 30% बराबर वोट था। जो स्विंग वोट है वो 20 से 21% का था, जो एससी वोट है जो इस वक्त एनडीए की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ, और इसके कारण पूर्वांचल के पूरे की पूरे सीट्स में एनडीए का दबदबा हुआ 2014 के बाद से। तो इनकी ऑब्जेक्टिव थी मुख्तार अंसारी और उसके पूरे गैंग की, ये फोकस करते थे सपा जैसी पार्टीज को पीछे से बैक किया करते थे, जिससे मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के साथ में ये आगे बढ़ते थे। अब आप देखिए बड़ी बात क्या उम्मीदवारों के ऊपर, मैं इस पे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आप ये देखेंगे कि ये आपराधिक मामले की बात सिर्फ और सिर्फ मुख्तार की नहीं है। अगर आप एक बड़ा डेटा बताना चाहता हूं, अपराधियों को ये राजनीतिक
राजनीतिक पार्टियां क्यों बैक करती थी? तो ये एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से कोई माफिया या डॉन होता था, उसके जीत के चांसेस एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 15% होते हैं। वहीं अगर एक कोई साफ सुथरा व्यक्ति होता है तो उसके जीत के चांसेस विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 4.7% होते हैं। ये बड़ी बात है। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, आप सोचेंगे यार प्रदीप, आपके इलेक्शन प्रोफेसर आप पूछेंगे कि आप बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 15% जो है आपराधिक मामले वाले जो कैंडिडेट हैं वो असेंबली में जीता करते थे, इसीलिए सपा बसपा तमाम ही राजनीतिक पार्टी इनको ज्यादा बैक करती थी। वहीं आपराधिक मामले के बजाय साफ छवि वाले, जो साफ सुथरी छवि वाले जो लोग हैं, वो कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ जीतने का 4.1%। शायद तभी मुख्तार जैसे डॉन को इतने समय तक राजनीतिक संरक्षण हुआ। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंप्लीट आने के बाद में यहां जब से मोदी नाम पे वोट होना शुरू हुआ तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। तो ये जो अगर आप देखेंगे कि ये जो 2019 में हम बात कर रहे हैं, असेंबली लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे कोई पार्टी आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार को क्यों बैक करती, क्योंकि उनको लगता है कि उसका वो बाहुबल है, उससे उसको सपोर्ट हो सकता है और उसके जीत के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फाइनल मेरा विश्लेषण दोस्तों क्या है? मेरा फाइनल विश्लेषण यही है कि मुख्तार अंसारी को के पक्ष में ट्वीट करना, स्टेटमेंट देने का कारण एक है कि मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी की पूरी जो कोशिश है वो यही है कि मुस्लिम वोट को साधा जाए। पूर्वांचल की 30 सीट जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 29 सीट जीती थी, एनडीए ने 2019 के अंदर एनडीए ने 24 से ज्यादा सीटें जीती थी। ये सीटों को रोका जाए, इनको कम किया जाए, उसके लिए मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के साथ में एससी कॉम्बिनेशन को यहां पे लाया जा रहा है। थोड़ी सहानुभूति ये को सोच रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जैसे डॉन की अगर एससी समाज के अंदर आ गई तो ये कुछ सीट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी नेता, ध्यान रखिएगा, आपके इलेक्शन प्रोफेसर के बात कर रहा हूं, कभी भी बयान ऐसा नहीं देता, सोच समझ के दिया जाता है। तो आपका होमवर्क क्या है? आज तो आपको होमवर्क मिलना तय है। आपका होमवर्क यही है कि आपको बताना है पूर्वांचल में कितनी लोकसभा सीट आती है, क्योंकि आपने अगर ये क्लास ध्यान से सुनी तो आपको पता होगा। और आप अपने जवाब को #24 की सरकार के साथ या 8588805811 पे 8588805811 पे आप अपने सवाल का जवाब भेज सकते हैं। जो सबसे सही सवाल का जवाब देगा उसको 24 की सरकार की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। दोस्तों, ये पूरे के पूरे शो का मतलब यही है कि 400 लोकसभा, 1 लाख किलोमीटर, 25 से ज्यादा राज्य घूमने के बाद मैं आपको राजनीति का गणित समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई नेता बयान दे रहा है तो क्यों दे रहा है, कोई कहीं से जीत सकता है तो कैसे जीत सकता है, कोई नेता कहीं से हार सकता है, पार्टी कहीं से हार सकती है तो क्यों हार सकती है। इस सब के कारण के जवाब, इन सब का जवाब मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर नंबर 1 इलेक्शन शो 24 की सरकार में आपको हर रात 10 बजे दिया करता हूं, जैसे आज दे रहा हूं। मेरे साथ आप जुड़े, होमवर्क करना मत भूलिएगा। अच्छा स्टूडेंट वही है जो होमवर्क करता है। जी न्यूज़।